तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको जो हर डायग्राम है ना उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग, हर सिंबल का मतलब और उसका लॉजिक जो है ना वो मैं बता दूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर कुछ नहीं इतना ख़ास बताने के लिए, इस पे भी कुछ नहीं है। इस पे आपकी प्रोजेक्ट का जो है ना वो इंट्रोडक्शन है कि आपका जो प्रोजेक्ट जो आपने मतलब उसका जो प्रपोज़ल दिया था वो करेगा क्या। ठीक है, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर ये स्लाइड आपने 2-3 दफ़ा पढ़ लेनी है। इसकी स्लाइड में आपको पढ़ के एक दफ़ा बताता हूँ। द ऑनलाइन गैसोलीन डिलीवरी सिस्टम इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट डिज़ाइन टू रेवोल्यूशनाइज द फ्यूल। ये क्या वर्ड लिख दिया है, प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस बाय इनेबलिंग यूज़र टू ऑर्डर गैसोलीन ऑनलाइन एंड हैव इट डिलीवर डायरेक्टली टू देयर स्पेसिफाइड लोकेशन। मतलब इन शॉर्ट अगर बात करूँ तो ये सिस्टम हमने क्यों बनाया है, ताकि यूज़र्स जो हैं वो ऑनलाइन गैसोलीन जो है उसका ऑर्डर कर सकें। गैसोलीन मतलब जो सुई गैस इसको हम बोलते हैं। और वो जो ऑर्डर होगा उनका हम उनकी लोकेशन पे पहुंचाएंगे। ये इस काम के लिए हमने सिस्टम बनाया है। ठीक है जी। बाय लेवरेजिंग मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजीज़, इसको बनाने के लिए हमने जी मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है एंड जियो लोकेशन सर्विसेज। और ये जियो लोकेशन सर्विसेज का यूज़ किया, ये यूज़ होती हैं प्रिसीजन लोकेशन के लिए। मतलब जहाँ से यूज़र ऑर्डर प्लेस करे डायरेक्टली उसका एड्रेस हमारे पास आ जाए, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं जियो लोकेशन सर्विसेज को। जैसे इन ड्राइव यूज़ करता है या फिर फूड पांडा भी आई थिंक यूज़ करता है। दिस सिस्टम एम्स टू प्रोवाइड अ सीमलेस एंड कन्वीनियंट सोल्यूशन फॉर बोथ इंडिविजुअल यूज़र एंड बिजनेस मैनेजिंग लार्ज व्हीकल फ्लीट, देयर बाय इन्हेंसिंग ओवरऑल ऑपरेशन एफिशिएंसी। बाकी इसका मतलब ये है कि भाई ये एक तो रेगुलर यूज़र के लिए भी है। बाकी इसको जो हमारा बिज़नेस है इसके ऊपर आके जो बड़े बिजनेसेस हैं जिनको डेली जो है ज़्यादा मतलब इसकी ज़रूरत होती है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि बल्क ऑर्डर। ये इतनी डिटेल का बताने का आपका मकसद ये है कि आपको ये फिंगर टिप्स पे हो कि आपने बनाया क्या हुआ है। ठीक है। सम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो वाइवा देने तो चले जाते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि जो उन्होंने सिस्टम बनाया, जो जिस ऐप का उन्होंने प्रपोज़ल दिया हुआ है बनाने का, वो ऐप करती क्या है। तो अगर इन शॉर्ट बात करूँ तो ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, ये जी हमारा एक ऑनलाइन ऐप है, ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन गैसोलीन का ऑर्डर प्लेस करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट। अब इसके अंदर ये है, ये आ गया हमारा एक्टर्स कैटलॉग। एक्टर होता है वो पर्सन जो हमारी वेबसाइट से आके मतलब इंटरेक्ट करता है, यानी कि जो हमारी वेबसाइट को यूज़ करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, फूड पांडा की वेबसाइट है उसको कौन यूज़ करता है, मतलब उसको कस्टमर्स यूज़ करते हैं। बाकी एडमिन भी यूज़ करते होंगे जो होटल के होते हैं, जिनके होटल होते हैं। ठीक है। लाइक हमारे पास तो उसका आता है वो वाला व्यू एज अ कस्टमर का व्यू। ठीक है। लेकिन जो होटल्स होते हैं जिनके पास हमारा ऑर्डर जाता है, जब हम किसी चीज़ का ऑर्डर प्लेस करते हैं वो एक होटल के पास जाता है, तो होटल वाले भी उससे अब ज़ाहिर बात है फूड पांडा को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। उनको अपनी ऐप से पता लगता है कि भाई मेरे पास ऑर्डर आ गया है। तो वो जो होटल वाले हैं उनको हम एडमिन बोल सकते हैं। इस तरह एक ऐप के जितने भी यूज़र होते हैं ना उनको हम बोलेंगे ये हमारे सिस्टम के क्या हैं, एक्टर्स। ठीक है। यूज़र्स को एक्टर्स बोलते हैं। तो हमने जो सिस्टम ये बनाया हुआ है इसके जस्ट दो ही एक्टर हैं, एक है कस्टमर और एक है एडमिन। कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है और ऑर्डर ट्रैक कर सकता है। ठीक है। बाकी एडमिन जो है वो क्या करेगा, वो गैसोलीन जो है उसको लिस्ट कर सकता है वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। वेबसाइट के ऊपर वो जाके बताएगा कि भाई अब गैस की कीमत इतनी होगी है, इतने सिलेंडर लोगे, ये इतने का सिलेंडर है, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर दो ही हैं, कस्टमर एंड एडमिन, दो एक्टर हो गए हमारे। नेक्स्ट है हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन क्या होती हैं, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और एक होती है हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है, आई थिंक उन्होंने मांगी नहीं थी यहाँ पे स्लाइड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की, ये नहीं है। मेरी में है शायद। है, फिर इसका मतलब है यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी पड़ी होंगी, बस यहाँ पर मैंने वो ला के पेस्ट ही करनी है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, ये लिखे रहने देता हूँ।
इधर बस मैंने लिखना है जी नॉन, और यहाँ पर ला के इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। बस ये मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। ये रही। ओके, ये आ गई हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। जो आपने मेरी सबमिट की थी हम्म। पावर पॉइंट स्लाइड्स, उसमें ये नॉन फंक्शनल नहीं होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको ऐसी सेंड कर दी हुई थी और उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस आपका, मुझे लगता है इतनी डिटेल से चेक नहीं करते हैं। लेकिन उसमें तो रिजल्ट नहीं आया ना, रिजल्ट तो उसने दिया ही नहीं अभी तक। लेकिन उसको तो उनका उन्होंने, रिजल्ट आना भी नहीं है, कंबाइन ही रिजल्ट आना हाँ कंबाइन ही आता है वो। बस आप बता रहे थे ना कि यार हमारा बस पास का या फेल का होता है, ऐसे ही है। हाँ हाँ, सीजी पे कुछ भी नहीं है, नंबर्स नहीं है उसमें। हाँ तो वो अगर उनको इशू होता है इससे, तो उन्होंने ज़रूर हाईलाइट करना था कि आपका ये नहीं अंदर है, या उन्होंने कुछ एक्शन देना था। लेकिन अगर उन्होंने मार्क एज कंप्लीट कर दिया तो इसका मतलब है कि वो आपका कंप्लीट है, ऐसे ही है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, उनको पता है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब पहले सबमिट तो करवाई, अगर लिखना भूल गया प्रेजेंटेशन में तो कोई इतना इशू की बात नहीं है। खैर, अच्छा जी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है और नॉन जो फंक्शनल? प्रेजेंटेशन है वो अलग से तो यूएसपी में लेके जानी है ना, ये वाली? हाँ जी, ये आपने अलग से, उन्होंने वो वाली ओपन नहीं करवानी जो आपने सबमिट करवाई है, वो इसी को देख के नंबर लगाएंगे, ठीक है। ठीक है। ओके, नंबर मतलब पास करेंगे इसको देख के। ओके, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अब क्या है? देखें, जब हम कोई भी सिस्टम बनाते हैं ना, कोई ऐप बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है किसी पर्पस के लिए बना रहे हैं, वो किसी फंक्शनैलिटीज़ वगैरह जो हम अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए बना रहे हैं, अपने किसी ना किसी काम के लिए बना रहे हैं। कोई भी ऐप है या कोई भी सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है। तो अब उसके उसके अंदर ना दो किस्म की हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो होगी फंक्शनल, फंक्शनल के अंदर आ जाती हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो कि हम चाहते हैं कि मतलब क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हम इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं काम के लिहाज से, ठीक है। कि क्या क्या काम करेगी हमारी ऐप, जैसे अ, इस ऐप के ऊपर आके यूज़र जो है वो बल्क आर्डर प्लेस कर सकता है। डायनामिक प्राइस मॉनिटरिंग होगी, यानी कि जैसी फ्यूल की प्राइस अप होगी तो वो खुद ही अप हो जाएगी, एडमिन को अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस काम के लिए जब हम डेवलपमेंट करते हैं ना, तो बहुत सारी हमें लाइब्रेरीज़ वगैरह मिल जाती हैं ऑनलाइन, जो कि हम यूज़ करके ये डायनामिक प्राइस मॉनिटरिंग जो है ये एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है ना कि हम एक ऐप बना के दे दें, और जब भी प्राइस अप हो या डाउन हो तो एडमिन जो है वो जाके लॉग इन करे और वहाँ पर जाके उसकी प्राइस अप करे डाउन करे, ठीक है। एक तरीका ये, एक दूसरा तरीका ये है जो प्रॉपर वे है, वो ये है कि हम एक डायनामिक प्राइस मॉनिटरिंग का जो है ना वो यहाँ पर फंक्शन बना सकते हैं अपनी ऐप के अंदर, जो ऑटोमेटिकली किसी वेबसाइट से डाटा ले रहा होगा। लाइक हम शेल की वेबसाइट से डाटा उठा सकते हैं, इसको कहते हैं डाटा स्क्रैपिंग। जैसे ही शेल वाले अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट करेंगे प्राइस, तो हमारी वेबसाइट की ऑटोमेटिकली प्राइस अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ आपको दिखाऊँ, शेल पे या पी एस ओ पे, लेट से मैं चला जाता हूँ पी एस ओ। वैसे तो ये कंपनी ऑयल की है, ठीक है, हम बात करें गैसोलीन की, उसके लिए तो वो दूसरी कोई आएगी। लेकिन ये आपको जस्ट एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ पर ना डेली के रेट्स अपडेट हुए होते हैं। नहीं आ रहे, सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ टुडे पेट्रोल रेट। ये शेल वाले देते हैं, शेल पाकिस्तान, शेल स्टेशन प्राइस बोर्ड, और यहाँ पे हम दे सकते हैं ये आज का रेट है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर एक कोई फंक्शन बना सकते हैं हम, जिससे हम क्या कर रहे होंगे कि डाटा यहाँ से स्क्रैप कर रहे होंगे, इसे कहते हैं डाटा स्क्रैपिंग। इसे और इस तरह से हम जो है ना डायनामिक प्राइस मॉनिटरिंग जो है ना इसको हम अचीव कर सकते हैं, इस फंक्शनैलिटी को। ये वो पूछेंगे नहीं, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डायनामिक प्राइस मॉनिटरिंग क्या होती है।
अब आ गया जी एडवांस जियो लोकेशन राउटिंग, यानी कि हमारी जो ऐप है वो एक्यूरेटली यूज़र जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसकी जो लोकेशन है वो गेट कर लेगी। उसके बाद क्या काम होगा हमारी ऐप में कि वो रजिस्टर करेगी, न्यू यूज़र जो है उसको रजिस्टर कर सकेगी। ठीक है, पहले ज़ाहिर बात है यूज़र रजिस्टर करेगा, फिर वो खुद को लॉगिन करेगा। देन लॉगिन का, उसके बाद ब्राउज़ गैसोलीन, यानी कि यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर आके डिफरेंट डिफरेंट गैसोलीन के रेट देख सकता है। जैसे फ्यूल होता है डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, आपको पता ही है। अम, एक नॉर्मल होता है, ठीक है, एक हाई ऑक्टेन होता है, इस तरह फ्यूल की ना दो तीन किस्में होती हैं। तो इसी तरह से हम जो है ना वो यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर आके डिफरेंट टाइप की गैसोलीन जो है उसको सर्च कर सकता है। नेक्स्ट क्या थी फंक्शनैलिटी, ब्राउज़ गैसोलीन हो गया। ट्रैक ऑर्डर, यानी कि यूज़र ने अब ऑर्डर प्लेस कर दिया है, उसको एक ऑर्डर नंबर अलाट किया जाएगा। जिस तरह अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो आपको पता होगा, जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं आपको आपकी एक ऑर्डर आईडी भी मिलती है कि आपका ऑर्डर नंबर ये है। फिर आप उस ऑर्डर को वेबसाइट के ऊपर जाके ऑर्डर नंबर टाइप करके अपना ऑर्डर की डिटेल देख सकते हैं कि भाई शिप हो गया है उधर से, डिलीवर हो गया है, या कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो ये फंक्शनैलिटी हम ऐड कर उस फंक्शनैलिटी को हम यहाँ पर शो करवाना चाह रहे हैं एक्चुअली, ट्रैक ऑर्डर। यहाँ पर ट्रेस आना था, आई थिंक पी आना था, ट्रेस ऑर्डर कि ट्रैक ही होता है। कंफ्यूज हो गया मैं यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, ट्रैक ही होता है, ट्रैक एंड ट्रेस। मेरे पास से कहीं शेयरिंग बंद हो गई है। ओके, मैं देखता हूँ आपके पास क्यों नहीं शो हो रही। ठीक है, ट्रैक ही बोलते हैं इसको, यार इसी के। स्क्रीन शेयरिंग आपके पास बंद हो गई है, एक मिनट ज़रा मैं देखता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। ना, यहाँ से तो स्क्रीन शेयरिंग ऑन है, खैर। ओके, तो ये था ट्रैक ऑर्डर, और फिर था मैनेज प्रोफाइल, यानी कि यूज़र जो है वो अपना प्रोफाइल भी मैनेज कर सकता है। पासवर्ड मैनेज प्रोफाइल के अंदर अब क्या क्या आ जाता है, पासवर्ड का चेंज करना, अपने नेम का चेंज करना, इस तरह, ठीक है, और ईमेल वगैरह चेंज करना, ये चीज़ें आ जाती हैं। लिस्ट गैसोलीन, अब इसका क्या मतलब है कि जो एडमिन है वो गैसोलीन जो आइटम्स हैं इनको लिस्ट कर सकता है वेबसाइट के ऊपर। लाइक अगर वो लिस्ट करना चाह रहा है प्रीमियम गैसोलीन, ठीक है, रेगुलर गैसोलीन, तो इस तरह की चीज़ें वो लिस्ट करेगा। और जब एडमिन वेबसाइट के ऊपर जाके चीज़ें लिस्ट करता है ना, फिर ही वो चीज़ें जो हैं वो यूज़र को शो होंगी, यानी कि जो 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 आइटम एडमिन लिस्ट करेगा वही तो यूज़र को शो होंगी, ठीक है। उसके बाद है मैनेज ऑर्डर्स। अब जो एडमिन है वो जितने भी ऑर्डर आएंगे उनको मैनेज कर सकते हैं, यानी कि वो अपने पास या तो उसको कैंसिल कर सकता है, उनको ऑर्डर्स को देख सकता है और उनका स्टेटस भी अपडेट कर सकता है कि ये शिप हो गया, फिर वो यूज़र को उस हिसाब से अपने ऑर्डर का स्टेटस जो है वो शो होगा। ये मैनेज ऑर्डर और जो जो होता है यहाँ पर ट्रैक ऑर्डर, ये दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है। जैसे ही लेट्स से यहाँ से एडमिन जो है उसके पास से ऑर्डर निकल जाएगा, तो वो इसका स्टेटस मैनेज ऑर्डर में जाके ऑर्डर का स्टेटस कर देगा अपडेट, अपडेट करके उसको शिफ्ट कर देगा, तो यूज़र को फिर शो होगा कि भाई मेरा ऑर्डर शिफ्ट हो गया है। और जब डिलीवर हो जाएगा तो एडमिन यहाँ पर उसको डिलीवर के ऊपर अपडेट कर देगा, और यूज़र को पता लग जाएगा कि मेरा ऑर्डर डिलीवर हो गया, ये इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ना, इससे मुराद होता है हमारी एप्लीकेशन के काम, कि हमारी एप्लीकेशन काम क्या करेगी, ठीक है। ये इसके ऊपर आपने गौर करना है कि काम क्या क्या काम करेगी, ठीक है, यानी कि हमारे बिजनेस लॉजिक भी हम इनको बोलते हैं। नेक्स्ट जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ना, ये होता है कि हमारी एप्लीकेशन काम कैसे कैसे करेगी, ठीक है, मतलब उसकी क्वालिटी क्या होगी। ये अब बात हो जाती है क्वालिटी की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर। देखें यहाँ पर है हाई अवेलेबिलिटी। अब हाई अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हमारी ऐप जो है ना ये क्रैश नहीं करेगी। जैसे कई ऐप्स हैं, जैसे हमारा LMS है, उसके ऊपर जब ज़्यादा यूज़र हो जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा
कि LMS डाउन हो जाता है या फिर बहुत ही स्लो हो जाता है। इसे कहते हैं ऐप अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं हाई अवेलेबिलिटी, यानी कि हमारी ऐप जो है ये ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेगी। सेकंड वन जो मैंने यहाँ पर लिखी है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, वो है रोबस्ट डाटा सिक्योरिटी, यानी कि जो यूज़र का डाटा वगैरह है वो सेव रहेगा। उसके बाद है स्केलेबल आर्किटेक्चर। स्केलेबल का वो मतलब क्या होता है, लेट्स से अब हम जब हम ऐप को बना रहे हैं, हम इसके अंदर 10 फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर रहे हैं। अब बाद में जाके हमारा दिल करता है हम एक दो फंक्शनैलिटीज़ और भी ऐड कर लें अपनी ऐप में। तो हमें इस तरह से ऐप को डिज़ाइन करना चाहिए कि बाद में भी हम उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ को ईज़िली ऐड कर सकें, ना कि हम ये करना पड़े कि पूरी ऐप का कोड चेंज करना पड़े, ठीक है। हम इस बात को जहन में रखते हैं ऐप बनाते हुए कि कोड को इस तरह से मैनेज करें, इस तरह से लिखें कि बाद में फंक्शनैलिटीज़ अगर और भी ऐड करनी हो तो वो ईज़िली ऐड हो जाएँ, ठीक है। इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी किसी भी ऐप का। और स्केलेबल आर्किटेक्चर वो होता है जिसके अंदर बाद में हम इजीली फंक्शनैलिटीज़ वगैरह को ऐड कर सकें। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट आ जाती है हमारी यूज़ केस डायग्राम। असल जो काम है वो अब यहाँ से शुरू हुआ है। सबसे पहले आती है यहाँ पर यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम क्या है, सिंपली इसके अंदर ये बताया होता है कि कौन सा एक्टर किस फंक्शन को यूज़ करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये हम इसको एक्टर बोलते हैं। तो हमारी ऐप के कितने एक्टर थे, दो, एक था कस्टमर, एक था एडमिन। तो ये कस्टमर एडमिन को यहाँ पे शो करवाया, एडमिन एक्टर को यहाँ पे शो करवाया। अब ये काम लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। सारे ये फंक्शन हैं और इनको यहाँ पे बोलते हैं यूज़ केसेस। ये यूज़ केस, ये यूज़ केस, ये कितने यूज़ केसेस हैं, ठीक है जी। यूज़ केस कह लें, काम कह लें, ठीक है। और ये इसको हम कहते हैं सिस्टम बाउंड्री। ये जो आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही है बॉर्डर, इसको कहते हैं सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। अब देखें कस्टमर क्या क्या कर सकता है। कस्टमर जी रजिस्टर कर सकता है, कस्टमर लॉगिन कर सकता है, कस्टमर गैसोलीन आइटम को ब्राउज़ कर सकता है, यानी कि आइटम्स वगैरह की प्राइस वगैरह देख सकता है। इसको कहते हैं ब्राउजिंग, ब्राउजिंग द आइटम या ब्राउजिंग द गैसोलीन, ठीक है। उसके अलावा प्लेस बल्क आर्डर, कस्टमर जी बल्क में आर्डर प्लेस कर सकता है। अच्छा ठीक है, इसके बाद ये आगे इंक्लूड है, इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ज़रा मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ। कस्टमर आर्डर ट्रेस कर सकता है और कस्टमर अपना प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है। उसके अलावा जो दूसरा जो हमारा एक्टर है एडमिन, अगर वो उसकी बात करें तो वो क्या कर सकता है, वो भी लॉगिन कर सकता है। और उसके अलावा इसको एडमिन को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है ख़ुद को, क्योंकि एडमिन का हम पहले से ही डेटाबेस के अंदर उसका जो डाटा है वो ऐड कर देते हैं, यानी कि पहले से ही उसका लॉगिन पासवर्ड बना देते हैं, इसलिए एडमिन को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है जी लिस्ट गैसोलीन। एडमिन गैसोलीन को लिस्ट करेगा और जो गैसोलीन एडमिन लिस्ट करेगा, ठीक है, वही तो यहाँ पर शो होंगी यूज़र के लिए जब यूज़र ब्राउज़ करेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ना एक शॉपिफाई स्टोर की आपको एग्जांपल देता हूँ, या एक ऑनलाइन वेबसाइट की आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैं किसी भी एक ऑनलाइन वेबसाइट पे चला जाता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जांपल जो है ना वो अच्छे से समझ आए। यहाँ पे लेट से मैं जा जाता हूँ जे डॉट पे। पाकिस्तान, एंटर। अच्छा यहाँ पर ना ये हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। जैसे ये, एक मिनट ज़रा मैं इस सेक्शन में जाऊँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमें प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये है जी ब्लैक कॉटन कमीज़ शलवार, और ये ठीक है, इसकी इस प्रोडक्ट की ये प्राइस है और यहाँ पर ऐड टू बैक का बटन है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स हमें नज़र आ रही हैं, क्यों? क्योंकि एडमिन ने पहले इनको लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। एडमिन ने अपने लॉग इन करके अपने डैशबोर्ड में जाके आइटम्स को लिस्ट किया हुआ है यहाँ पे।
और इसलिए हमें ये यहाँ पर सारी आइटम्स नज़र आ रही हैं यूज़र को। हम तो एज ए कस्टमर एज ए यूज़र यहाँ पर आए हैं ना, तो हमें ये नज़र आ रही हुई हैं। और नज़र क्यों आ रही हैं? क्योंकि एडमिन ने लॉगिन करके इनको यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है इस तरह से काम करते हैं। अ, बाकी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया भी था जिसके अंदर यूज़र यानी कि इसको लिस्ट करता है। मैं आपको वो दिखा भी सकता हूँ, लेकिन उस पर ऊपर जो है ना टाइम भी वेस्ट होगा। बस आपको ये समझाने का मकसद ये था कि थोड़ा सा आपको समझ लग जाए कि भाई प्रोडक्ट्स किस तरह से शो होते हैं। ये ऑटोमेटिकली मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी कोडिंग लिखी है, हर आइटम किस तरह नहीं होता। बस उन्होंने अंदर जब हम ऐप डिज़ाइन करते हैं तो अंदर एक ऑप्शन दिया होता है कि ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन जस्ट एडमिन को शो होता है। जब हम यहाँ पर एज आ एडमिन लॉगिन करेंगे, यानी कि जो ओनर होगा बिज़नेस का, जो वो लॉगिन करेगा, तो उसको एक बटन शो होता है ऐड आइटम का या ऐड आइटम ऐड प्रोडक्ट का। जब वो ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है, फिर वो पिक्चर देता है, उसका नेम देता है, उसकी प्राइस देता है। ठीक है, ये चीज़ें दे के वो ऐड के ऊपर क्लिक कर देता है और फिर जो वो प्रोडक्ट ऐड करता है वो यूज़र को शो हो जाती है। इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो इसी तरह से हमारा था यहाँ पे ये कि भाई एडमिन जो है वो लिस्ट करेगा गैसोलीन को। ओके, और एडमिन जो है वो ऑर्डर को मैनेज भी कर सकता है, यानी कि ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है या उसको अपडेट कर सकता है। किसी भी मतलब कि शिफ्ट हो गया है या कैंसिल हो गया, या और भी जो सिचुएशंस होती हैं कि डिलीवर हो गया, ये चीज़ें। ठीक है, अब ये यहाँ पर ना दो कीवर्ड यूज़ किए गए हैं वैसे। एक ही है, दूसरा मैंने यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया हुआ। ये जस्ट इंक्लूड यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा एक और होता है रिलेशनशिप एक्सटेंड का। देखें, यूज़ केस टू यूज़ केस ना दो रिलेशनशिप यूज़ होते हैं। एक होता है इंक्लूड का और एक होता है एक्सटेंड का। इंक्लूड ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया, एक्सटेंड मैंने यूज़ नहीं किया। ठीक है, एक्सटेंड भी यूज़ कर सकते थे। एक्सटेंड और इंक्लूड अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये ज़रा अच्छे से समझ लें। देखें, जब कोई एक यूज़ केस रन होता है और हमने ये कहना हो कि इसके साथ ये वाला यूज़ केस भी रन होगा ज़रूर, तो फिर हम जो रिलेशनशिप उस शो करवाएंगे वो इंक्लूड का होगा। ठीक है जी। और इंक्लूड का रिलेशनशिप ये होता है कि लाइक ये वाला जो मेन यूज़ केस है हमारा लिस्ट गैसोलीन का। अब जब एडमिन लिस्ट करेगा गैसोलीन तो उसकी प्राइस कहाँ से आएगी? डायनामिक प्राइस मॉनिटरिंग वाले यूज़ केस से। ठीक है, ये वाला यूज़ केस प्राइस ले रहा होगा ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह से, जैसे शेल की वेबसाइट से। तो ये वाला जो यूज़ केस है ये ज़रूर रन होगा, इसलिए दोनों का रिलेशनशिप क्या है? इंक्लूड का। और इंक्लूड के अंदर ये होता है कि जो एरो है ना वो चाइल्ड जो यूज़ केस होता है उससे पेरेंट यूज़ केस की तरफ होता है। ठीक है, एरो इस तरफ है। एक्सटेंड के अंदर ये उल्ट होता है। एक्सटेंड के अंदर जो एरो है वो चाइल्ड की तरफ होता है, लेकिन इंक्लूड के अंदर जो एरो है वो पेरेंट की तरफ होता है। ठीक है, ये अब ये भी एक इंक्लूड टाइप का यूज़ केस है। और यहाँ पर ये मेक पेमेंट है, ये भी इंक्लूड टाइप का यूज़ केस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो एरो है वो पेरेंट यूज़ केस की तरफ है। इसका पेरेंट यूज़ केस क्या है? प्लेस बल्क ऑर्डर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब यूज़र प्लेस करेगा ना ऑर्डर, तो मेक पेमेंट वाला यूज़ केस ज़रूर रन करेगा। ठीक है, यानी कि वो जब तक पेमेंट नहीं करेगा तब तक ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। सिंपल। उसके बाद ट्रेस ऑर्डर के अंदर हमने एडवांस जियो लोकेशन राउटिंग का यूज़ केस यूज़ किया, यानी कि यूज़र जब अपना ऑर्डर ट्रेस करना चाहेगा। अच्छा, यहाँ पर ना ये इधर यूज़ करने की बजाय हमें यहाँ पर भी यूज़ करना चाहिए इसको, क्योंकि जब वो ऑर्डर बल्क में प्लेस करेगा तो यूज़र की लोकेशन भी यही वाला यूज़ केस निकालेगा, एडवांस जियो लोकेशन राउटिंग वाला। जब यूज़र ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा ना तो उसकी लोकेशन भी तो जाएगी ना आगे। तो ये यहाँ पर भी यूज़ होना चाहिए वैसे। लेकिन खैर ट्रेस ऑर्डर के लिए हमने इसको इसलिए यूज़ किया ताकि जो शिप जो मतलब कि व्हीकल निकली है ऑर्डर लेके, ठीक है, उसकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, रियल टाइम में ट्रेस करने के लिए उसको पता हो कि भाई हाँ ठीक है मेरा ऑर्डर अब यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि बेटर तो ये होगा कि हम इसको यहाँ पर यूज़ करें, यहाँ पे इसके इधर यहाँ पे यूज़ ना करें।
इसको ना अपने एंड पे याद कराना है, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा आर्किटेक्चर डिज़ाइन। अब आर्किटेक्चर डिज़ाइन से क्या मतलब मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम जो पूरी ऐप बनाएंगे उसके अंदर उसका हम आर्किटेक्चर क्या रखेंगे, क्या तरीका रखेंगे कि भाई हमारी ऐप के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, जैसे मेन कंपोनेंट क्या होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। इन तीनों चीज़ों के नाम आपने सुने होंगे। अब फ्रंट एंड क्या चीज़ होती है? फ्रंट एंड होता है हमारा इंटरफेस जो कस्टमर देख रहा होता है या जो यूज़र देख रहा होता है, ठीक है। यूज़र के अंदर दोनों आते हैं, एडमिन भी आता है और कस्टमर भी आता है, ठीक है। जो बंदा वेबसाइट को यूज़ कर रहा है या सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है वो क्या देख रहा होता है? वो देख रहा होता है जस्ट फ्रंट एंड को। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो ये सारा जो भी मैं देख पा रहा हूँ ये इसका फ्रंट एंड है, ठीक है। इस तरह अगर यहाँ पर मैं ऐप खोलूँ, ये जो भी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ इसको हम बोलते हैं ये क्या है, फ्रंट एंड, यूआई भी बोलते हैं इसको, यूज़र इंटरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया हमारा हिस्सा। दूसरा हिस्सा होता है हमारा बैक एंड का, जिसके अंदर हमारा एप्लीकेशन का लॉजिक होता है, फ्रंट एंड का लॉजिक होता है, यानी कि हमारी प्रोग्रामिंग जिसके अंदर सारी लिखी होती है। डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स लिखे होते हैं, जैसे मतलब लेट्स से यूज़र जो है ना वो आके लॉगिन करना चाह रहा है, तो लॉगिन एक्चुअली कैसे होता है? जब यूज़र अपना लॉगिन पासवर्ड लिखता है ना एलएमएस के ऊपर, लेट्स से हम लॉगिन लॉगिन करना चाह रहे हैं, जब हम वहाँ पे जाके अपना लॉगिन पासवर्ड लिखते हैं, आईडी और पासवर्ड लिखते हैं एलएमएस पे, तो तब क्या होता है? बैक एंड के ऊपर कोडिंग लिखी होती है, वो कोडिंग रन होती है। उस कोडिंग के अंदर लॉजिक ये लिखा होता है कि अगर तो जो इसने आके आईडी और पासवर्ड लिखी है इस तरह का रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर मौजूद है तो फिर लॉगिन करवा दो, अगर नहीं है तो फिर ये शो करवा दो कि जो लॉगिन है, लॉगिन डिटेल इसने लिखी हैं वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे बिजनेस लॉजिक या फिर मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक, इनको हम बैक एंड के अंदर लिखते हैं और इसको इसको ही बैक एंड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट होता है पार्ट वो होता है डेटाबेस का। डेटाबेस किस लिए यूज़ होता है? सिंपली हमारी वेबसाइट का या सॉफ्टवेयर का सारा डाटा स्टोर करने के लिए, इसके लिए हमारा डेटाबेस यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ आ जाए। और इसकी एग्जांपल के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ना एक छोटा सा मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वैसे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, मैं वो रन करता हूँ। एग्जाम ये तो वैसे लंबा प्रोजेक्ट है फ्यूल डिलीवरी का, ये शॉर्ट प्रोजेक्ट है लॉग इन साइट। इसके अंदर मैंने क्या किया था, बस एक मैंने ना लॉग इन पेज बनाया था, ये रहा, ठीक है। एक रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे यूज़र रजिस्टर भी कर सकता है और लॉग इन भी कर सकता है। पहले मैंने यहाँ पर अच्छा इसका मैं डेटाबेस भी ओपन करता हूँ फिर आपको और मज़ीद अच्छे से समझ आएगी। इस प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस है ना वो ओपन करता हूँ। सैम कहाँ पे गया, ये रहा। और यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है ना वो ओपन नहीं हो रहा। क्यों नहीं ओपन हो रहा? क्योंकि ये वाला डेटाबेस चल रहा है। ये मैं एक और प्रोजेक्ट बना रहा था अभी, उसका डेटाबेस है, मुझे इसको पहले क्लोज करना पड़ेगा आई थिंक, फिर ये रन होगा। अब ट्राई करता हूँ। अनएक्सपेक्टेडली दिस में ड्यू टू ब्लॉक बोर्ड मिसिंग डिपेंडेंसीज, अभी भी रन हो रहा। अच्छा खैर मैं ना इसको फ़िलहाल मैं इसका डेटाबेस नहीं दिखाता, मैं आपको कोई और डेटाबेस दिखा दूंगा, ठीक है। फ्रंट एंड इसका दिखा दूंगा, डेटाबेस कोई और दिखा दूंगा। अब लेट्स से यहाँ पर आके ना कोई यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करता है लॉगिन के लिए, ठीक है। जैसे ये मैंने किसी स्टूडेंट की एंटर की होगी, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कह रहा है, क्या कह रहा है जी, एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र रूट। ओके वो सर्वर ही ना स्टार्ट हुआ इस वजह से ये
एरर दे रहा है मुझे, इसने रन नहीं होना। एक तो वापस से ट्राई करता हूँ, अगर रन हो गया, ना हुआ तो फिर किसी और तरह आप लोगों को एग्जांपल दे दूँगा। यहाँ पर कह रहा है पोर्ट 3306 इज यूज्ड बाय अनेबल टू ओपन प्रोसेस एस माई एस क्यू एल विल नॉट स्टार्ट विदाउट द पोर्ट फ्री। अच्छा, वो कह रहा है कि ये वाली पोर्ट आपकी पहले से यूज़ हो रही है। अब इसको रोकूं कैसे? हम पोर्ट यहाँ पे ये कर लेते हैं 337, और अब इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये ना रन हो गया माई एस क्यू एल, ठीक है, अब रन हो जाएगी। लॉग इन साइट एंड एडमिन, ओके। ये मैंने वेबसाइट बनाई थी छोटी सी, जस्ट इसके अंदर एक लॉगिन पेज ही है। और अब ये क्या कह रहा है, इनवैलिड सेटिंग। नहीं रन हो रहा है ये। इसको रन करने के लिए मुझे कंप्यूटर को ना रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है, तो हम इसको स्किप ही करते हैं। एक्चुअली मैं आपको समझा रहा था आर्किटेक्चर, ठीक है, तो वो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। दूसरे ये एक और मेरे पास है डेटाबेस, इससे समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना इसको हम डेटाबेस बोलते हैं। ये देखें, ये आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा स्टेशनरी शॉप के नाम से। ये मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ स्टेशनरी शॉप का, तो ये ना उसका डेटाबेस है। अब एक डेटाबेस के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होते हैं, ठीक है। मतलब जितना जितना डाटा हम स्टोर करना चाहते हैं ना, जिस जिस एंटिटी का डाटा स्टोर करना चाहते हैं, उसका अलग से टेबल बनता है। जैसे यहाँ पर देखें आइटम्स है, यानी कि जो स्टेशनरी शॉप जो होती है उसके अंदर जितनी भी आइटम होती है उनका डाटा इसके अंदर स्टोर होगा।
इसको मैं ज़रा डोंट सेव, ओके। तो यहाँ पर ये क्वेरी मैं रन करता हूँ, ओके। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाटा स्टोर होता है, यानी कि आइटम आईडी होती है, आइटम का नेम, उसकी कैटेगरी, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी परचेज प्राइस, सेल प्राइस, स्टॉक क्वांटिटी और इमेज पाथ, यानी कि ये इमेज को अटैच करने के लिए होता है। तो ये यानी कि हमारे कॉलम्स हैं, ओके। इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। आइटम आईडी ये आपको पता ही होगा। और ये जो रो है हमारी, इसको हम बोलते हैं टपल, ओके। ये वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, मे भी पूछ भी लें टपल क्या होती है। तो डाटाबेस के रिकॉर्ड के अंदर जो एक रो होती है उसको हम टपल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो देखने की बात ये थी हमारी, वो ये थी कि ये हमारा डाटाबेस होता है इस तरह से कुछ। अब यहाँ पर ये यूज़र्स वाला भी टेबल है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ओके, ये यूज़र्स वाला है। जब हम अब किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके अब खुद को रजिस्टर करते हैं ना, तो रजिस्टर के करते वक्त जो हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं ना, वो जाके डाटाबेस के अंदर, उस वेबसाइट की डाटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये दो यूज़र ने खुद को रजिस्टर किया हुआ है, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हुई है, ये उनका पासवर्ड है। पासवर्ड यहाँ पे वो हुआ है स्टोर, क्या कहते हैं इसको, एनकोडिंग में, ठीक है। प्लेन स्टोर हुआ है, एनकोडिंग में स्टोर हुआ है। ये हम इस जब कोड लिखते हैं ना, तो उसके अंदर पासवर्ड को मतलब एनकोड करके हम यहाँ पर सेव करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे सिक्योरिटी बढ़ती है, ओके। मतलब इस तरह नहीं होगा कि कोई क्लाइंट उठे, वो डाटाबेस ओपन करे और सारे दूसरे क्लाइंट्स का पासवर्ड देख ले। तो इसको कहते हैं हम सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी, ओके। इस पर्पज़ के लिए ऐसा करते हैं इसको। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यूज़र रजिस्टर करेगा खुद को, तो उसका जहाँ पर डाटा आके स्टोर हो जाएगा, उसका यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। जब दोबारा यूज़र आएगा, लॉगिन करेगा ना, लॉगिन करने के लिए अपनी डिटेल लिखेगा, तो वेबसाइट क्या करेगी, पहले जाकर डाटाबेस के अंदर चेक करेगी क्या ये जो इसने यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा है, क्या इसके नाम से कोई एंट्री है डाटाबेस में। अगर तो होगी तो वो लॉगिन करवा देगा, नहीं होगी तो वो कह देगा कि आपका लॉगिन जो डिटेल है वो गलत है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना वेबसाइट काम करती है। और यहाँ पर जो मोस्टली आर्किटेक्चर यूज़ होता है वो यही है, जिसके इसको हम कहते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर। और ये 3 लेयर आर्किटेक्चर है। पहली लेयर के अंदर क्या होता है, वेब इंटरफेस होता है, जो कि यूज़र को नज़र आ रहा होता है जब यूज़र यूज़ कर रहा होता है। दूसरी दूसरी लेयर के अंदर होता है हमारा वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि हमारी कोडिंग वगैरह बैक एंड की, हमारा बिजनेस लॉजिक कह लें। उसके बाद जो एंड वाली लेयर होती है वो होती है हमारी डेटाबेस की, जिसके अंदर हमारा सारा डाटा पड़ा होता है, ठीक है। यानी यूज़र जो भी डाटा यहाँ पे एंटर करता है, वो इस लेयर पे आके प्रोसेस होता है, और फिर इस लेयर में आके या तो सेव होता है या फिर यहाँ से गेट होता है, ओके। ये था हमारा आर्किटेक्चर डिज़ाइन। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट स्कोप। ये क्या आ गया, प्रोजेक्ट स्कोर नहीं, ये तो वो है लेवल 0 डायग्राम है ये। अच्छा, क्लास का मुझे ना वो रिमाइंडर दे रहा है कि 15 मिनट टाइम रह गया। एक मिनट ज़रा, ये गड़बड़ क्या हुई है, मैं ये देख रहा हूँ ज़रा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट स्कोप की बजाय कुछ और होना चाहिए था। बल्कि मुझे लगता है उन्होंने ये बोला हुआ था कि प्रोजेक्ट स्कोप की जगह पे आपने लेवल जो 0 डायग्राम है ना वो देनी है। मैं एक दफ़ा पढ़ लूँ। ये थी आपकी प्रेजेंटेशन फाइल, बल्कि मैंने इसको ओवरराइट कर दिया हुआ है। ओके, तो ये है फाइन टेम्पलेट हमारे और इसका पीपीटी का। इसके अंदर उन्होंने हर चीज़ का लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपने क्या लिखना है। इसी को देख एक्चुअली मैंने वो पूरी पीपीटी तैयार की थी ना। एक्टर कैटलॉग, राइट ऑल द एक्टर ऑफ योर सिस्टम, ठीक है। हमने क्या देखना है, हमने देखना है स्कोप में, प्रोजेक्ट स्कोप। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ था प्रोवाइड हेयर द कंटेक्स्ट लेवल 0 DFT ऑफ योर सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए मैंने प्रोजेक्ट स्कोप वाला सेक्शन है उसके अंदर वो वाली डायग्राम दी हुई थी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये मिस्टेक नहीं है, ये उन्होंने ही बोला हुआ था सर।
तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर मैंने लेवल 0 DFD दे दी हुई है। ठीक है, अब DFD का क्या मतलब है? डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं। एंटिटी मतलब हर वो चीज़ जिसका डाटा हम स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पर एडमिन है, ओके, और उसके अलावा यहाँ पर बायर है। दो ही हमारी मेन जो एंटिटीज़ हैं वो दो ही हैं, ओके। लेवल 0 डायग्राम के अंदर हम बेसिक्स ओवरव्यू देते हैं कि ये यूज़र है और यूज़र से सिस्टम के दरमियान क्या डाटा जाएगा। ठीक है, ये इसको बस हम शो करते हैं लेवल 0 के अंदर। लेवल 1 के अंदर फिर हम मज़ीद एंटिटीज़ के तक जाते हैं, जैसे मैनेज ऑर्डर हो गया, ठीक है। उसके अलावा लिस्ट गैसोलीन, ब्राउज प्रोडक्ट, ट्रेस ऑर्डर, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फिर लेवल जो 1 है उसके अंदर हम जाते हैं। ठीक है, लेवल 0 के अंदर इस तरह बेसिक सी चीज़ होती है कि एक तरफ इसके अंदर बस हमारे एक्टर्स वगैरह आते हैं और सेंटर के अंदर हमारा सिस्टम आ जाता है। ये हमारा सिस्टम है और ये बायर है। ठीक है, बायर जो है अब ये क्या रिक्वेस्ट कर सकता है? ये लॉगिन रिक्वेस्ट भेज सकता है, रजिस्टर रिक्वेस्ट, ऑर्डर और पेमेंट डिटेल वगैरह भेज सकता है सिस्टम को। और सिस्टम इस रिस्पॉन्स के अंदर क्या भेज सकता है बायर को? प्रोडक्ट डिटेल भेज सकता है, ऑर्डर स्टेटस, लॉगिन, रजिस्टर, रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके अलावा डायनामिक प्राइसेस ये बायर को जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर ये एडमिन को ये चीज़ें जाएंगी और एडमिन जो है वो ये वाली चीज़ें हमारे सिस्टम को भेज सकता है, यानी कि प्रोडक्ट की डिटेल एंटर कर सकता है और ऑर्डर एक्सेप्टेंस वो उसकी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है और लॉगिन डिटेल सेंड कर सकता है सिस्टम को। तो ये होती है हमारी डाटा फ्लो डायग्राम, जिसके अंदर बस ये होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर डाटा फ्लो किस तरह से करेगा, कौन सा डाटा किस तरफ फ्लो करेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूल। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस ये जिस तरह हम टाइम टेबल होता है ना वही चीज़ है। हम एक टाइम टेबल बना देते हैं कि हम किस डेट को कौन सा काम करेंगे। तो इसको बस आप देख एक दफ़ा पढ़ लेना, बस इसको डेट्स वगैरह देख लेना। हर फेज़ को मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जैसे ये प्रपोजल था ना, तो प्रपोजल के अंदर कितनी हेडिंग थी? 1 2 3 4 5। तो हर हेडिंग को मैंने अलग अलग ड्यूरेशन दे दिया, किसी को 3 दिन दे दिया, किसी को 2 दिन दे दिए। इसी तरह फाइनल जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स थे, तो हर टॉपिक के लिए अलग मतलब सेपरेट सेपरेट डेज मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट है हमारी सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक सीक्वेंस डायग्राम बस समझाऊंगा, बाकी आप खुद खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, अब सीक्वेंस डायग्राम के अंदर सबसे ऊपर होती है हमारी यहाँ पर एंटिटीज़, ठीक है, जिनके अंदर डाटा फ्लो होना है। ओके, एंटिटी कह लें, एक्टर कह लें या फिर कंपोनेंट कह लें, जिनके अंदर डाटा फ्लो होना होता है। लाइक अगर हम रजिस्टर के लिए सीक्वेंस डायग्राम लिख रहे हैं ना, तो रजिस्टर कौन सा एक्टर यूज़ करेगा? ज़ाहिर बात है बायर यूज़ करेगा। जो भी एक्टर यूज़ करेगा उसका नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा सिस्टम आ जाएगा। सिस्टम मीन्स हमारा रजिस्टर की जो प्रोग्रामिंग वगैरह होगी वो, और यहाँ पर हमारा डाटाबेस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे बायर डाटाबेस, बायर डीबी। ठीक है, यानी कि बायर का टेबल होगा डाटाबेस के अंदर, जो बायर का टेबल होगा वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। यहाँ पर सिंपल डाटाबेस भी लिख सकता तो काम चल जाना था। अब यहाँ पर ये एरो होते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं एसिंक्रोनस मैसेज और इनको हम कहते हैं रिटर्न मैसेज। ये जो बैग होता है इसको हम रिटर्न मैसेज बोलते हैं और इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। और ये सिंक्रोनस मैसेज को हम ये सॉलिड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये एक चीज़ ये इसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं, किसी भी कंपोनेंट की ये लाइफ लाइन है। ओके, और इसके अंदर ये जो हाईलाइटेड लाइन है इसका मतलब है कि इतनी देर हमारा ये कंपोनेंट एक्टिव रहेगा। ठीक है, और ये जहाँ पे डॉटेड हो जाएगी वहाँ पर मतलब इसका मतलब ये है कि अब ये कंपोनेंट एक्टिव नहीं है, यानी कि ये इसका कोई काम नहीं हो रहा अब। जैसे देखें, जब बायर ने जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिल करना है और डिटेल फिल करके सिस्टम को भेजनी है, तो बस यहाँ पे इतने टाइम के लिए ये यूज़ होगा। नेक्स्ट ये डिटेल जाएंगी सिस्टम के पास। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर नीचे आए तो फिर ये चीज़ है कि वो वैलिडेट डिटेल करेगा। कहाँ से वैलिडेट करेगा? डेटाबेस से जाकर, यानी कि डेटाबेस में जाकर देखेगा क्या ये डिटेल वैलिडेट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब हमारा आ जाता है आल्ट का ब्लॉक, जो सर कहते थे हर डायग्राम के अंदर हो आल्ट का ब्लॉक। आल्ट के अंदर क्या होता है? सिर्फ इफ एल्स होता है। ठीक है, आल्ट के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। जैसे देखें, डिटेल्स आर वैलिड, डिटेल्स आर इनवैलिड। अब अगर डिटेल वैलिड है फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि जो डेटाबेस है वो सक्सेस मैसेज भेजेगा सिस्टम को, और सिस्टम जो है ना वो बायर को जाके बता देगा या
इंटरफेस के ऊपर शो कर देगा, वेबसाइट पे शो कर देगा कि अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब अगर इनवैलिड डिटेल यानी कि डिटेल्स इनवैलिड हैं, डिटेल इनवैलिड कब होंगी? जब लेट्स से पहले से ही कोई यूज़र नेम लिया हुआ है और यूज़र दोबारा रजिस्टर करने के लिए वही यूज़र नेम लिख दे, फिर डिटेल इनवैलिड होंगी। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे केसेस के अंदर डिटेल इनवैलिड होती हैं। तो फिर वो एरर मैसेज वापस आएगा सिस्टम के पास, और सिस्टम जो है ना वो नोटिफाई फेलियर कर देगा बायर को। ठीक है, इस तरह से ये वर्क करता है हमारा सीक्वेंस डायग्राम। बाकी ये लॉगिन की है कि यूज़र एंटर करेगा पहले क्रीडेंशियल, फिर वो वैलिडेट करेगा लॉगिन डिटेल को बायर एडमिन डेटाबेस के अंदर जाके। ठीक है, ये बायर एडमिन के टेबल में जाकर, डेटाबेस में जाकर। ठीक है, और फिर यहाँ से वही आल्ट बुला के हमारा यहाँ पर दो कंडीशन है, क्रेडिशंस आर वैलिड, और दूसरी कंडीशन है इनवैलिड क्रीडेंशियल। ठीक है, अगर तो वैलिड है तो सक्सेस मैसेज भेज देगा, अगर इनवैलिड है तो एरर मैसेज भेज देगा। और अगर वैलिड है, सक्सेस मैसेज आया तो ग्रांट एक्सेस कर देगा, नहीं तो फिर कहेगा शो लॉगिन एरर, यानी कि लॉगिन एरर शो कर देगा। जैसे वो शो हो जाता है ना हमें कि आपकी डिटेल्स इनवैलिड हैं, पासवर्ड यूज़र नेम इज़ इनकरेक्ट, उस तरह की चीज़ यहाँ पे ये शो करवा देगा। बाकी ये सारे सीक्वेंस जो डायग्राम है ये आपने खुद देख लेनी है, आपको समझ आ जाएंगे। सिंपल है, बिल्कुल इजी है, बस फ्लो है और कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ से मैं जाता हूँ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो डायग्राम है हमारे पास वो है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अच्छा, क्लास का टाइम हमारे पास ना जस्ट 2 मिनट्स रह गया। अगर ये टाइम ख़त्म होता है मैं आपको दोबारा से लिंक शेयर कर दूंगा न्यू। ठीक है, 1 मिनट अब रह गया तो मैं दोबारा से लिंक आपको शेयर कर दूंगा। बल्कि इस क्लास को एंड करते हैं और न्यू क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, ये वीडियो ना काफ़ी लंबी हो गया तो इसको मैं यहाँ पर ही रोक रहा हूँ। ठीक है, इसके हम 2 पार्ट कर लेते हैं, इस पूरी प्रेपरेशन के हम 2 पार्ट बना देंगे। तो फिर ये मैं 2 पार्ट्स के अंदर अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। तो यहाँ पर ये जो पार्ट नंबर 1 है इसको हम एंड करते हैं, जो पार्ट नंबर 2 होगा वो यहाँ से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से शुरू होगा।